गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे तत्वों का वर्गीकरण तथा आवर्ती लक्षण। इस खंड में आवर्ती लक्षणों का अध्ययन हम लोग समाप्त किए। इन्हें आप ध्यान में रखिए, धीरे धीरे तैयार करिए। इसका दूसरा खंड है तत्वों का वर्गीकरण, और तत्वों के वर्गीकरण को आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी क्यों कहते हैं, ये आपको जानकारी है कि तत्वों के वर्गीकरण में तत्वों के कई गुणों की आवर्तिता पाई जाती है। कई ऐसे लक्षण या गुण हैं जो आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर चलने या समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्रमिक रूप में परिवर्तित होते हैं और अगले आवर्त समूह में उनकी पुनरावृत्ति होती है। इसी आवर्तिता के कारण तत्वों के वर्गीकरण को आवर्ती वर्गीकरण या आवर्त सारणी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आवर्त सारणी बहुत ही उपयोगी साबित हुई तत्वों और यौगिकों के अध्ययन में, लेकिन ये अचानक ही आवर्त सारणी नहीं बन पाई। तत्वों को वर्गीकृत करने की दिशा में कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। उनके योगदान को याद रखना चाहिए। भले ही वो आवर्त सारणी बनाने में सफल नहीं हुए, लेकिन इन्हीं वैज्ञानिकों के योगदान के कारण अंततः आवर्त सारणी बन पाई। आवर्त सारणी बनाने की आवश्यकता वैज्ञानिकों को क्यों हुई? जब तत्वों तथा इनके यौगिकों की संख्या बहुत कम थी तो इनका अलग अलग अध्ययन कर लिया जाता था। बाद में जब इनकी संख्या कुछ बढ़ी, कुछ अधिक हुई, तो इन्हें धातु अधातु में, सुचालक कुचालक में, अम्लीय क्षारीय में वर्गीकृत किया गया। तो इस तरह से अध्ययन थोड़ा सरल हुआ। तत्वों और यौगिकों की संख्या और अधिक होने पर धातु अधातु, अम्लीय क्षारीय, सुचालक कुचालक से जब अध्ययन संभव नहीं हो पाया, कठिनाई उत्पन्न हुई, तब वैज्ञानिकों ने तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के योगदान आवर्त सारणी के विकास में अध्ययन करना है। आपको जानकारी दे दें कि प्रारंभ में तत्वों की संख्या अधिक नहीं थी। 1800 ईस्वी में मात्र 31 तत्व ज्ञात थे। 1865 ईस्वी में 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, और आपको ये ज्ञात है कि वर्तमान समय तक तत्वों की संख्या 118 है और इनके यौगिकों की संख्या लगभग 21 लाख है। पीरियाडिक टेबल की वजह से, आवर्त सारणी की वजह से 21 लाख यौगिकों और 118 तत्वों का अध्ययन समूहों में वर्गीकृत करके बड़ी आसानी से कर लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीरियाडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियाडिक टेबल, ये आवर्त सारणी का विकास तत्वों तथा इनके यौगिकों की संख्या अधिक होने पर, जब इनका अलग अलग अध्ययन करना मुश्किल होने लगा, तब वैज्ञानिकों ने इनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया, जिनमें से कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों के योगदान निम्नलिखित हैं। पहला याद रखना है प्राउट हाइपोथेसिस, प्राउट परिकल्पना। प्राउट एक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी 1815 ईस्वी में। कई बार कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्राउट परिकल्पना प्रस्तुत की गई 1815 में, 1817 में, 27 में, 37 में। तो आपको ये याद रखना है कि प्राउट परिकल्पना प्राउट द्वारा 1815 ईस्वी में प्रस्तुत की गई, ये याद रखना है। और प्राउट परिकल्पना है क्या? हाइड्रोजन जो सबसे हल्का तत्व है, इसका परमाणु भार 1 होता है, और प्राउट ने परिकल्पना की। प्राउट ने कहा कि अन्य तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के यथार्थ गुणज होते हैं।
यानी हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है तो किसी दूसरे तत्व का 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 32 होगा, 28 होगा, पूर्ण गुणज होगा। ये प्राउट परिकल्पना है, लेकिन ये परिकल्पना बाद में गलत साबित हुई, क्योंकि कई तत्वों के परमाणु भार पूर्णांक नहीं बल्कि दशमलव में, भिन्नांक में हैं। जैसे आपको याद होना चाहिए क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, तो भिन्नांक में होने के कारण यह परिकल्पना सही साबित नहीं हुई। दूसरा प्रयास किया डोबेराइनर का त्रिक। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ये आपको याद रखना है। वर्गीकरण की दिशा में डेवलपमेंट ऑफ पीरियाडिक टेबल में दूसरा प्रयास किसने किया? डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने। और इन्होंने क्या दिया? डोबेराइनर ट्रायड, डोबेराइनर का त्रिक। और इन्होंने ये प्रस्तुत किया था 1827 ईस्वी में। डोबेराइनर ने समान गुण वाले तत्वों के तीन के समूह बनाए। एक समूह में समान गुण वाले 3 तत्वों को रखा, दूसरे समूह में समान गुण वाले 3 तत्वों को रखा, अगले समूह में समान गुण वाले 3 तत्वों को रखा। इनको कहा ट्रायड, त्रिक। डोबेराइनर ने समान गुण वाले 3 तत्वों के समूह बनाए जिनको ट्रायड या त्रिक कहते हैं। और डोबेराइनर के त्रिक की विशेषता यह है कि मध्य वाले तत्व, जो ट्रायड के मध्य वाला तत्व है, मध्य वाला है, उसका परमाणु भार जो पार्श्व में 2 अन्य तत्व हैं उनके परमाणु भारों का औसत या अंक गणितीय माध्य होता है। इसे आप समझने का प्रयास करिए। कुछ त्रिक यहाँ बनाए गए हैं, डोबेराइनर के त्रिक लिखे गए हैं, आप ध्यान दीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये समान गुण वाले 3 तत्व। ये ट्राइड है, त्रिक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का परमाणु भार 23 और पोटेशियम का 39। अब इसका 23 है, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए तो लगभग इतना ही आएगा। तो देखिए इसका औसत क्या आया? 7 धन 39/2 बराबर 23। फिर से सुन लें। डोबेराइनर ने समान गुण वाले 3 तत्वों के समूह में रखा जिन्हें त्रिक नाम दिया, और त्रिक के मध्य में स्थित तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भारों का औसत था। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए। सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, इनके परमाणु भार सल्फर का 32, सिलीनियम का 79 और टेल्यूरियम का 128। अब औसत अगर निकालें तो लगभग 80 आ रहा है, तो ये सिलीनियम के परमाणु भार के बराबर है। इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। अब 127 और 35.5 जोड़कर 2 का भाग दें तो आ रहा है लगभग 81.2, जो ब्रोमीन के परमाणु भार के लगभग बराबर है। इसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, कैल्शियम का परमाणु भार 40, स्ट्रांसियम का परमाणु भार 87.6 और बेरियम का परमाणु भार 137 जोड़ दें तो जो औसत आ रहा है वो स्ट्रांसियम के परमाणु भार के लगभग बराबर है। तो इस तरह से डोबेराइनर ने त्रिक बनाकर तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन इनका यह प्रयास सभी तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। ये कुछ ही तत्व बना पाए, कुछ ही त्रिक बना पाए, कुछ ही तत्वों को वर्गीकृत कर पाए, सभी तत्वों का त्रिक नहीं बना। ये 4 त्रिक बने थे, इसके बाद अन्य तत्वों का त्रिक नहीं बन पाया, इसलिए ये असफल रहा। अन्य वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी के विकास में क्या योगदान दिए, इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।